एक एक क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, और ये सीरीज 13 दिन में 13 चैप्टर आप लोगों के लिए कमाल धमाल होने वाला है। आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पूरी गणित मैंने बढ़ा रखी है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करके मेरा प्रोत्साहन ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसे वीडियो डेली मोटिवेट होकर बना पाऊँ। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा देखना है बच्चों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन काम का है। पहले बड़े नंबर के आएंगे, फिर छोटे, फिर लघु उत्तरी, फिर ऑब्जेक्टिव लास्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं कि दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में हमें जो आर दे रखा है, संबंध दे रखा है ए से बी में, एक ऐसा संबंध है जो जेड क्रॉस जेड में है, ए माइनस बी को 7 से विभाजित करता है। एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है ये बड़े नंबर में। तुल्यता कैसे सिद्ध करेंगे, आइए आ जाते हैं। पहले आ जाएंगे प्रश्न पे। ठीक है, पहले किस पे आ जाएंगे? प्रश्न पे। कैसे लिखना है वैसे लिखाऊंगा जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमको क्या दे रखा है, हमें संबंध दे रखा है। ठीक है, संबंध आर जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है कि ए और बी में एक ऐसा संबंध है। ठीक है, और ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है जेड क्रॉस जेड से। और एक ऐसा संबंध है कि को ए माइनस बी को सात सात विभाजित करता है। 7 विभाजित करता है, यानी कि 7 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है। कैसे लिखना है एग्जाम में ये भी मैटर करता है। बच्चों को आ जाता है लेकिन लिख नहीं पाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं पहले क्योंकि तुल्यता संबंध हमें सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। वो संबंध स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। तीनों को दिखाना है। कैसे? तो सबसे पहले बात करेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य का संबंध क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ, खुद का संबंध खुद के साथ। ठीक है, हमारा जो सेट है वो क्या है? पूर्णांक है। कोई भी पद लोगे वो कहाँ से आ रहा है? पूर्णांक से आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक पद ले लिया जो कहाँ से लिया? मैंने पूर्णांक से। चूंकि इस संबंध को संतुष्ट करना बहुत अनिवार्य है। खुद का संबंध खुद के साथ, चूंकि अगर ए की जगह ए रखूं और बी की जगह पे भी ए रख दूं तो ए माइनस ए क्या आ जाएगा? 0। 0 जो संख्या है वो हर एक संख्या से क्या होती है? विभाजित होती है। 0 7 से विभाजित है। 0 7 से विभाजित है कि नहीं? इस कंडीशन को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा? यानी कि ए का संबंध ए के साथ हो जाएगा और एवरी ए बिलोंग्स टू जेड। अतः ये जो आर हमें दे रखा है, रिलेशन जो हमें दे रखा है, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध जैसे मैं लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, आपको भी एज इट इज ऐसे एग्जाम में लिखना है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं साइड हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले पाएंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। दूसरे हमें क्या दिखाना है? दूसरा नंबर पे दिखाना होता है सममित। सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है? अगर ए का संबंध बी के साथ है तो हमें बी का संबंध भी ए के साथ दिखाना होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले ले लेंगे दो पद। ए और बी में कहाँ से ले रहा हूँ? पूर्णांक से ले रहा हूँ। मैं मान लूंगा, माना ए का संबंध बी के साथ है। ये मैंने मान लिया। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार ए माइनस बी 7 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूं बच्चों, यहां से नेगेटिव निकाल लूं उभयनिष्ठ, ये बी माइनस से ये हो जाएगा, ये भी क्या होगा? 7 से विभाजित होगा। क्योंकि पूर्णांक है। अगर मैं बोलूँ एक संख्या 4 जो 2 से कट रही है, -4 भी 2 से कट रही है, इंपॉर्टेंट है। 2 से विभाजित हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर a माइनस बी 7 से विभाजित था तो a का संबंध b में था। अगर b माइनस ए 7 से विभाजित है तो क्या होगा? b का संबंध किसके साथ हो जाएगा? a के साथ हो जाएगा। इसका मतलब है कि b का संबंध a के साथ होगा।
ये नेगेटिव चिन्ह आपको कोई दिक्कत नहीं देगा क्योंकि पूर्णांक है। 4 अगर पूर्णांक है तो -4 भी तो पूर्णांक है, ठीक है। तो ये अतः फिर आप क्या लिखोगे, अतः अतः आर सम्मित है। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है। अब आ जाते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 यानी कि संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध इसके लिए कैसे करेंगे, अभी तगड़े तगड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। संक्रामक संबंध में क्या होता है, 3 पद हमें लेने होते हैं। हमने मान लिया 3 पद मैंने ले लिए, ए बी सी। कहाँ से लिया मैंने, जेड से लिया, पूर्णांक से लिया। हमें मानना है, माना माना ए का संबंध बी के साथ है। बी पे खत्म हो रहा है तो बी से स्टार्ट करेंगे। माना बी का संबंध सी के साथ है। तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि इस ए का संबंध किसके साथ होगा, इस सी के साथ हो जाएगा। तो बात बन जाएगी। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो स्टेटमेंट ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी 7 से विभाजित है, ये होगा। इसको एक समीकरण नाम दे दो, समीकरण नंबर 1। अगर b माइनस सी आर में है तो इसका सीधा मतलब होगा b माइनस सी 7 से विभाजित है, ठीक है। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को अब क्या करना है, आपको जोड़ देना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है, जोड़ेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, देखो 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, ये आ जाएगा उभयनिष्ठ। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से ये बचेगा a माइनस बी, और यहाँ से आ जाएगा b माइनस सी। और ये जो स्टेटमेंट है 7 से विभाजित है, ये उभयनिष्ठ है, 7 से विभाजित है, ठीक है। सो आप देख पा रहे हैं कुछ कट पिट रहा होगा आपका, प्लस का भी माइनस का भी कटा। यहाँ अंदर क्या बचा, a माइनस सी 7 से विभाजित है, ठीक है। अगर a माइनस सी 7 से विभाजित है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि a का संबंध किसके साथ है, r के साथ है। अतः r संक्रामक है। तक क्या r क्या है प्यारे बच्चों, संक्रामक है, ठीक है। कोई दिक्कत में साइड हट जा रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब आपको इसके बाद क्या लिखना है, अब आपको इसके बाद लिखना है, चूंकि दिया गया संबंध, जो मैं बोल रहा हूँ मुंह से वो लिखना है, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। चूंकि दिया गया संबंध शोतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। ये लाइन लिख देना नीचे। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि तुल्यता क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है, निश्चित है, इसलिए इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रखे हैं इस वीडियो में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, और ये आपके एनसीईआरटी उदाहरण का प्रश्न है। क्या बोल रहे हैं, यदि फलन जो मेरा जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, एफ फलन है, एफ एक्स हमारा ये दे रखा है शाइन एक्स, मेरा जी फलन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और जी एक्स मेरा ये दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि एफ तथा जी एकाकी है, परंतु एफ प्लस जी एकाकी नहीं है, ठीक है। तो देखो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, हल पे आ जाओगे, हल पे आ जाओ। सबसे पहले हमको दे रखा है, यहाँ लिखेंगे दिया है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, जो फलन है मेरा वो 0 से π/2 क्लोज इंटरवल से जा रहा है वास्तविक संख्या में, और जो मेरा जी फलन है वो भी 0 से π/2 से कहाँ जा रहा है, वास्तविक संख्या में। और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एफ एक्स, एफ एक्स हमें दे रखा है शाइन एक्स, और जी एक्स जो फलन हमें दे रखा है वो दे रखा है कॉश एक्स। हमें बताना है कि ये जो इंडिविजुअली ये जो फंक्शन है साइन एक्स और कॉश एक्स ये एकाकी है, लेकिन अगर इनका जो जोड़ा जाए तो एफ और जी को, तो वो एकाकी नहीं है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करेंगे शाइन एक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिख भी देता हूँ, शाइन एक्स के लिए
साइन एक्स कौन सा फंक्शन है अपना, एफ एक्स। एफ एक्स बराबर साइन एक्स के लिए एक क्या कि दिखाना है अपने को, तो मैं मान लूँगा कि यदि एक्स यदि आपको दो पद लेने होते हैं यहाँ से, यदि x1 कॉमा x2 आपको कहाँ से लेना है, इधर से लेना होता है। कहाँ से ले रहे हैं आप, इधर से ले रहे हैं, 0, π/2 से ले रहे हैं। फिर आपको लिखना होता है माना, माना फंक्शन x1 किसके बराबर है, फंक्शन x2 के। तो आपको फिर ये x1 और x2 इस फंक्शन में रखना होता है, तो रख देंगे। x की जगह पे आ जाएगा साइन x1, x की जगह पे आ जाएगा साइन x2, बराबर है, इधर से साइन कटा इधर से साइन कटा, x1 बराबर क्या आ गया, x2। और एवरी x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू कहाँ से आएगा, यहाँ से। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आप फंक्शन लेके चले थे और आपने x1 और x2 को बराबर दिखा दिया, अतः ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये क्या किया होगा, अतः यह एक की है। इसको मुझे एक के दिखाना था, दिखा दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसके लिए बात करेंगे। अब हम बात करेंगे gx के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे gx के लिए। gx हमारे पास फंक्शन क्या है, cos x। इसके लिए हम बात करेंगे एक की। देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखो फिर से वही काम करेंगे। यदि x1 कॉमा x2 आपको यहाँ से लेना है 0, π/2 से, यहाँ से लेंगे, ठीक है। फिर मानना होता है, माना फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार x1 रख देना है, एक बार x2 रख देना है। cos से cos कटा, x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया, ठीक है। और एवरी x1 कॉमा x2 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अतः यह एक क्या की है, अतः ये फंक्शन हमारा क्या है बच्चों, एक क्या की है। इतना हो गया। अब f प्लस जी की लिए बात करेंगे, f प्लस जी की बात करेंगे। देखो एक क्या की कब नहीं होता, देखो अगर इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट भी अलग अलग आना चाहिए। अगर इनपुट अलग अलग है और आउटपुट सेम आ जा रहा है तो ये क्या कि नहीं होगा। अगर मैं किसी भी तरीके से दो अलग अलग इनपुट के लिए आउटपुट अलग 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 ना आके सेम दिखा दूं तो ये क्या कि नहीं होगा। जैसे कि देखो मैं ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर तीसरा वाला पार्ट हमें करना है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एफ एक्स प्लस मेरे को जी एक्स करना है। एफ एक्स क्या है अपने पास, एफ एक्स मेरे पास है साइन एक्स, जी एक्स मेरे पास है कॉस एक्स, ठीक है। ये फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। मैं क्या करता हूँ, यदि x बराबर मैं क्या ले लेता हूँ, यदि यदि x बराबर मैंने 0 ले लिया एक बार, ठीक है। मैं रख के दिखाता हूँ, तो ये हो जाएगा f0 प्लस g0, रखो साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तो ये 1 आ गया। x बराबर 0 पे मुझे 1 मिला। अब मैं क्या करता हूँ, x बराबर π/2 लेता हूँ। यदि x बराबर मैंने π/2 ले लिया, क्या ले लिया, π/2, रखो। अब f π/2 प्लस g π/2, ठीक है। तो मैं यहाँ रखूँगा, ये हो जाएगा साइन π/2 प्लस कॉस π/2। साइन π/2, साइन 90 का मान क्या होता है, 1, कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये भी 1 दे रहा है। 0 और π/2 दो अलग अलग इनपुट है, तो आउटपुट भी मुझे अलग अलग मिलना चाहिए था, लेकिन आउटपुट तो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो आप लिखोगे, आप क्या लिख दोगे, आप अतः क्या लिख देना, समीकरण 1 तथा 2 से यह स्पष्ट है कि
एफ प्लस जी एक है कि नहीं है। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा गया है, बड़े नंबर में पूछा गया, 5-5 नंबर में। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया है और बच्चे छोड़ छोड़ के आए हैं, इतना हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला, मान लीजिए कि हमारा जो फलन है, ये आपके एनसीईआरटी उदाहरण के प्रश्न है, ये वाला भी और इससे पहले वाला भी हमने किया, सारे एनसीईआरटी के प्रश्न है। मान लीजिए कि ये जो फलन है वो एन से वाई में जा रहा है और फंक्शन एक्स मेरे को ये दे रखा है 4x+3 द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहाँ जो वाई है, ये जो वाई है वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है, प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। हमें हमें क्या दिखाना है कि ये जो फलन है वो व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय फलन बच्चों एकाकी और आच्छादित दोनों होता है, वो चीज़ अपने को नहीं दिखानी है, हमें व्युत्क्रमणीय दिखाना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले दिया है 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम हलवा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको दे रखा है फंक्शन जो है मेरा वो एन से वाई में जा रहा है, एन से वाई में जा रहा है, और फंक्शन एक्स मेरे को दे रखा है, क्या दे रखा है 4x+3। बहुत ज़रूरी है, 4x+3 है। ठीक है, जहाँ जो y है, y को एक बार लिख लेते हैं। y हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, y हमें दे रखा है कि जो y है वो n से आ रहा है और y बराबर है अपना 4x+3। ठीक है, और x जो आ रहा है वो प्राकृतिक संख्या से आ रहा है। ये सब लिखना होता है, अगर ये सब वर्ड्स नहीं लिखोगे तो इसके नंबर कटेंगे, बहुत मैटर करता है लिखना। अब आपको क्या करना है, देखिए, अब आपको ये जो fx है ना, मानना होता है fx को y। क्या मानना होता है प्यारे बच्चों, y मानना होता है। तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर है अपने पास 4x+3। यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो y प्लस का 3 इधर के हो जाएगा -3, और ये जो 4 है वो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो ये पद y के पदों में आया, तो मान लेंगे ये जी फंक्शन है जो कि y में है। जी हमारे पास क्या है, y -3/4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ये हमारा fx था, इसको समीकरण नंबर 1 मानो, इसको समीकरण नंबर 2 मानो। अब अगर ये फलन व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय फलन भी बोला है ना आपने आपसे निकालने के लिए, ये जो हमने जी वाई निकाला यही हमारा व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, लेकिन अभी हम बाद में बोलेंगे। अगर ये व्युत्क्रमणीय फलन है तो क्या होगा कि एफ ऑपरेशन जी करेंगे तो एक्स, और जी ऑपरेशन एफ करेंगे तो वाई सिंपल मिलना चाहिए, तब जाके ये व्युत्क्रमणीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब हम निकाल के देखते हैं करके। ठीक है, अब सबसे पहले निकालेंगे फॉग एफ ऑपरेशन जी। जी में क्या है दोस्त, यहाँ पर वाई है ना, तो जी वाई कैसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा एफ जी वाई प्रॉपर। ठीक है, लिखने का तरीका ऐसा होगा, एफ जी फंक्शन क्या है मेरे पास, जी फंक्शन है वाई -3/4। ठीक है, ये चीज़ है। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर एफ फंक्शन है ना, ये मेरा एफ फंक्शन है, एक्स के जगह पे क्या रखना है, वाई -3/4 रख देना है, जहाँ पर आपको एक्स दिख रहा है। और एक्स की जगह पे क्या रखना है, वाई -3/4 प्लस क्या है अपना 3 है, कुछ कट रहा होगा, 4 से 4 कटा, और ऊपर क्या बचा अपना वाई -3 प्लस का 3, तो यहाँ पर +3 से -3 कटा, क्या बचा दोस्त, वाई बचा। सिंपली वाई आना चाहिए था, तो हमें क्या मिला, एफ ऑपरेशन जी, हमें क्या मिला, सिर्फ ए नाम दो समीकरण का वाई मिल गया, वाई चाहिए था। अब मैं अगर जी ऑपरेशन एफ निकालूं, मुझे एक्स मिलना चाहिए, तब जाके ये व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे जी गॉफ निकालेंगे एफ एक्स। ठीक है, तो देखिए मान रखते हैं जी है यहाँ पर, एफ एक्स का मान क्या है 4x+3, यानी कि जी वाले फंक्शन में, ये जी वाला फंक्शन है, जहाँ पर y है वहाँ पे आपको 4x+3 रखना है।
4x+3 रख दिया y के स्थान पर, -3 बट्टे में है 4। ठीक है, अब आप देखोगे प्लस का 3 माइनस का 3 कटा, यहाँ क्या बचा 4x बट्टे में 4, 4 से 4 कटा, सिंपल x बचा। क्या बचा? सिंपल x बचा, यानी कि g ऑपरेशन f, मुझे क्या मिला x। यही अपने को चाहिए था, समीकरण नंबर बी। तो आप लिखोगे समीकरण ए तथा बी से यह स्पष्ट है कि फलन व्युत्क्रमणीय है। क्या लिख दोगे? समीकरण ए व बी से यह स्पष्ट है कि फलन व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, फलन व्युत्क्रमणीय है। और ये एग्जाम में लिखने के लिए आया था, करने के लिए आया था। इतना हो गया, अब थोड़ा सा और काम करना है। व्युत्क्रमणीय फलन आपका ये होगा। ठीक है, व्युत्क्रमणीय फलन ये होगा। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा अगले स्टेप में आपको ये लिखना है, फिर से आपको ये लिखना है, माना f(x) बराबर ये सब। इतना काम आपको फिर से दोबारा करना है। करने के बाद, इतना काम दोबारा करने के बाद अगले स्टेप में, क्योंकि फंक्शन y में है, इसको x में कर दोगे। अतः व्युत्क्रमणीय फलन f इनवर्स x करके लिखोगे। ये y कहाँ है, उसको x कर देना है, x -3 बट्टे 4। ये आपको आपका क्या मिल जाएगा? व्युत्क्रमणीय फलन मिल जाएगा। इतना दोबारा करना है। करने के बाद जहाँ y है उधर आपको बस x लिख देना है, तो ये आपका व्युत्क्रमणीय फलन आ गया। इतना हलवा क्वेश्चन और एग्जाम में आया है, और बच्चे छोड़ के आए हैं। पिछले साल मैंने बच्चों को बोला बार बार कि करो करो करो, बच्चों ने किया नहीं। सर सिलेबस में नहीं है भाई, ये आपके एनसीईआरटी उदाहरण का प्रश्न है, नहीं एनसीईआरटी बुक का। सिलेबस में करके जाना, नहीं तो भाई पछताते रहोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे समुच्चय ये ए दे रखा है और संबंध हमें ये दे रखा है कि x से y में एक ऐसा संबंध है कि जो y है वो भाज्य है x से। ठीक है, और आपको x और y सब a से ही लेना है। परिभाषित संबंध क्या तुल्यता संबंध है, ये आपको चेक करने के लिए पूछा है। तो हम आर संबंध बनाते हैं, हमें खुद से बनाना पड़ेगा। x और ये जो y है वो सब कहाँ से आएंगे? इसी सेट a से आएंगे। ठीक है, क्या रहे हैं? y जो संख्या है, y मतलब इधर वाला जो संख्या है, इधर वाली संख्या से पूरा पूरा भागा चला जाता है। पहले एक को फिक्स करो, एक का भागा एक में चला जाएगा। ठीक है, एक का भागा 2 में चला जाएगा, एक का भागा 3 में भी चला जाएगा, एक का भागा 4 में भी चला जाएगा, एक का भागा 5 में भी चला जाएगा, और एक का भागा 6 में भी चला जाएगा। ठीक हो गया। फिर 2 को फिक्स करो, 2 का भागा 1 में नहीं जाता, 2 का भागा 2 में चला जाएगा, 2 का भागा 3 में नहीं जाएगा, 2 का भागा 4 में जाएगा, 2 का भागा 6 में जाएगा। ठीक, 3 फिक्स करो, 3 का भागा 1 में 2 में नहीं जाएगा, 3 का भागा 3 में जाएगा, 3 का भागा 6 में जाएगा। 4 को फिक्स करो, 4 का भागा 4 में जाएगा, 4 का भागा 6 में नहीं जाएगा, पूरा पूरा भागा नहीं जाएगा ना। 5 पे आ जाओ, 5 का भागा सिर्फ 5 में जाएगा और किसी में नहीं जाएगा, 6 का भागा सिर्फ 6 में जाएगा। ये हमारा संबंध बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार ये संबंध हमारा बनेगा। ठीक है, अब ये संबंध आपके आंखों के सामने, ये सेट आपके आंखों के सामने है। तो अब आपको चेक करना है कि ये सतुल्य संबंध संक्रामक है या नहीं है, क्योंकि तुल्यता तभी होगी जब तीनों संबंध संतुष्ट होंगे। किसी एक ने भी मना किया तो फिर तुल्यता संबंध नहीं होगी। सबसे पहले बात करेंगे स्वतुल्य संबंध की। ये स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको आंखों के सामने दिख रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर 6 सेट है। इस सेट के अंदर 6 मेंबर है ना, पद है, तो प्रत्येक का खुद के साथ होना चाहिए। एक का एक के साथ है ना, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 5 का 5 के साथ है, 6 का 6 के साथ है। तो कोई चीज़ अगर संतुष्ट हो रही है उसको बाई लैंग्वेज लिखना होता है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 1,1 आर में है, 2,2 आर में है, 3,3 आर में है, 4,4 आर में है, 5,5 आर में है, एंड 6,6 भी आर में है। यानी कि इसके आगे क्या लिखोगे? इट्स इम्प्लाइज A, A आर में है
और एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, अतः आर श्रोतुल्य है। क्या है? श्रोतुल्य है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। आर हमारा क्या है बच्चों? श्रोतुल्य है। साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे हमारा क्या है? नेक्स्ट पार्ट पे हमारा आ जाता है सबमिट चेक करना है। सम्मित संबंध चेक करो। एक ने भी मना कर दिया, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, चूंकि सिंपल एक ले लेते हैं, 1 का संबंध 2 के साथ है। दिख रहा है आपको 1 का संबंध 2 के साथ? क्या 2 का संबंध 1 के साथ है? क्या 2,1 आर के अंदर है? कहीं पे भी देखो, दिख रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं है। 2,1 आर में नहीं है, अतः आर सम्मित नहीं है। अब एक भी संबंध मना होता है तो आपको, आपका ही बच्चे क्या करेंगे, इसके बाद संक्रामक संबंध में निकालेंगे। भाई जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा सम्मित मना कर दिया, तुल्यता चेक करने के लिए बोला था, तो संक्रामक चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने मना कर दिया। तीनों में से कोई एक संबंध मना हो जाता तो वो फिर तुल्यता संबंध नहीं रहता। अर्थात आर तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक है, तुल्यता संबंध नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चे मुझसे बहुत शिकायत करते हैं, सर आप साइड नहीं हटते हो। मैं ज़्यादा साइड हट भी नहीं सकता क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड जहाँ ख़त्म होती है ना, 4 उंगली का गैप है और उसके बाद दीवार स्टार्ट हो जाती है। ये जो मेरा रूम है बहुत छोटा है, बहुत ही 8x8 का रूम है, 8x8 का रूम है। ठीक है, बहुत ही तंग जगह पे मैं वीडियो बनाता हूँ, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए n क्रॉस n पर संबंध r जहाँ a, b का संबंध c, d से है और किस प्रकार है AD बराबर BC है। ये एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के मैंने ढेर सारे क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि आएगा ही आएगा। ठीक है, एक पेपर के 7 सेट बनते, 7 सेट में प्रश्न आएंगे और जो प्रश्न आपका भाई करा रहा है ना, सारे प्रश्न 7 सेट में मिलेंगे क्योंकि मैं सिर्फ एक सेट को ध्यान में रख के नहीं वीडियो बना रहा हूँ, 7 सेट को ध्यान में रख के वीडियो बना रहा हूँ, है ना, ताकि हर सेट का बच्चा आके बोले सर आपने जो पढ़ाया वही एग्जाम में आया, और आप खुद बोलोगे एग्जाम के बाद कि सर आपने जो पढ़ाया वही एग्जाम में आया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या दिया है, क्या है वो लिख लोगे आप क्योंकि उसमें जगह लगता है ना। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, सिद्ध करना है। सबसे पहली बात तो प्रश्न ने बोल दिया तो सिद्ध कीजिए। तुल्यता संबंध है यानी कि ये श्रोतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा, तीनों होंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं श्रोतुल्य संबंध पर। ठीक है, श्रोतुल्य संबंध क्या होता है प्यारे बच्चों? खुद का संबंध खुद के साथ। ठीक है, खुद का संबंध खुद के साथ। मैं क्या करता हूँ, A, B ले लेता हूँ n क्रॉस n से। तो मैं देखो कैसे लिख सकता हूँ, चूंकि मैं A, B को A, B लिख सकता हूँ। देखिए अगर ए बी का संबंध सी डी से है ना, तो ए की गुणा किसके साथ हो रही है? ए की गुणा डी के साथ हो रही है और बी की गुणा सी के साथ हो रही है। यहाँ पर ये इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो यहाँ देखिए, अगर ए बी बराबर ए बी लिखूँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर ए बी को मैं लिख दूँ बी ए, कोई दिक्कत, खुद को खुद के बराबर लिख सकता हूँ। ए बी को बी ए लिखूँ गुणा कर, मैं फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो देखो इस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा कि ए बी का संबंध इसके साथ हो जाएगा, ए बी के साथ हो जाएगा। हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ए की गुणा बी के साथ हुआ है और बी की गुणा ए के साथ हुआ है, ए बी गुणा बी है। अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, खुद का संबंध खुद के साथ हो गया। ठीक है, और एवरी ए, बी कहाँ से आ रहा है? n क्रॉस n से आ रहा है। अतः आर तुल्य है। भैया जी खुद की तारीफ खुद तो करनी चाहिए, नहीं आपको बताने वाला भी कोई नहीं है। ये जो जिस टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, इसको आप आगे
जब बीएससी बीटेक लोगे तो एक किताब आएगी मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और उन सब सब्जेक्ट्स में आपका भाई मास्टर था, मास्टर। ठीक है, क्योंकि उनमें सिर्फ थ्योरम थ्योरम होते हैं। जैसे जैसे क्लास बढ़ती है ना, मेरे नंबर वैसे वैसे बढ़ते गए हैं। ठीक है, और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो इंटर तक, क्लास 12 तक की मैथ्स बहुत अच्छी थी, 100 में से 100 नंबर भी आए हैं ऐसे बच्चों के, लेकिन जब वो बीएससी करने गए बड़े मुश्किल से पास हो रहे हैं घिसपिट के। लेकिन मैं टॉपर रहा हूँ अपने टाइम का। ठीक है, और इन सब सब्जेक्ट्स में इसे प्योर मैथमेटिक्स की कैटेगरी में डाला जाता है। एक होता है मैथमेटिक्स का, दो ब्रांच है, एक है प्योर मैथमेटिक्स, एक है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स को आसान माना जाता है क्योंकि वहाँ पर सूत्र हैं, तरीके हैं, बस रखो हल करो, और इनमें कॉन्सेप्ट के साथ थ्योरम ही थ्योरम होते हैं, और दोनों ही चीज़ों में मैं मास्टर था। ठीक है, क्या बोलूँ यार, सब छोड़ो। तो अगर इनसे तुम डर रहे हो ना भाई, आगे तो इनका भंडार बड़ा है, बड़ी बड़ी किताबें आएंगी। ठीक है जी, पार स्वतुल्य है, क्योंकि इन प्रश्नों में जो मैटर करता है वो है लिखने का तरीका। अगर आप इससे छोटा मोटा करके लिखोगे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। कई बच्चे बोलते हैं मैं तो सारा करके आया हूँ एग्जाम में, मेरे तो पूरे नंबर आएंगे। जब एक नंबर आता है तो सारे नंबर के नंबर नहीं मिलते, क्योंकि आपने चीज़ों को स्किप किया है। तो उसी तरह टीचर भी आपके नंबर स्किप कर देता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्नों में लिखावट मैटर करती है। चौतुल्य संबंध हो गया, अब हम बात करेंगे सम्मित की। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यदि दो पद लेने हैं ना, यदि ए कोमा बी व सी कोमा डी, कहाँ से लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ n क्रॉस n से। ठीक है, और मैंने मान लिया, माना ए बी का संबंध सी डी के साथ है। अगर ए बी का संबंध सी डी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार क्या बोला है कि ए डी बराबर होगा बी सी के, ये बोला है। तो बच्चों देखो, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए डी बराबर बी सी है, तो मैंने लिख दिया बी सी बराबर ए डी, लिख सकता हूँ। तो अगर ऐसा होगा तो प्रश्न, अगर बी सी का संबंध ए डी के साथ है तो सीधी मतलब है कि सी डी का संबंध किसके साथ हो जाएगा, ए बी के साथ। सी डी का संबंध किसके साथ हो जाएगा, ए बी के साथ। ये आर है, सी डी का संबंध किसके साथ हो जाएगा, ए बी के साथ। ठीक है, अतः आर सममित है। तो आर क्या है, सममित है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप्स। संक्रामक में बच्चे आके अटकते हैं, संक्रामक पे आ जाओ। संक्रामक संबंध, 3 पद आपको मानने पड़ेंगे। यदि ए कोमा बी सी कोमा डी ई कोमा एफ, आप कहाँ से ले रहे हो, एन क्रॉस एन से ले रहे हो। ठीक है, अब आपको मानना पड़ेगा, माना ए का संबंध, ए का संबंध सी डी के साथ है। ठीक है, और फिर आपको मानना पड़ेगा, सी डी पे खत्म हो तो सी डी से स्टार्ट करोगे, सी डी का संबंध, सी डी का संबंध, सी डी का संबंध ई एफ के साथ है। ठीक है, तो आपको क्या सिद्ध करना होगा, आपको बस ये दिखाना होगा कि ए बी का संबंध किसके साथ है, ई एफ के साथ है। आपने ये माना है। अगर ए बी का संबंध सी डी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, ए गुणा डी किसके बराबर होगा, बी सी के। पहला और आखिर वाला गुणा होता है, सी गुणा एफ इसके बराबर होगा डी ई के। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखो, ये बी गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और ये डी है गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। यहाँ से देखो, ई गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और नहीं, सी बट्टा डी चाहिए ना अपने को, ई गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और ये एफ गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। मैं सी बट्टा डी का मान क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो प्रूफ में चाहिए वो ए बी चाहिए और ई एफ चाहिए, मेरे को सी डी नहीं चाहिए। तो मैंने सी बट्टा डी का मान निकाल लिया, इधर से भी और इधर से भी। अब मैं क्या करूँगा,
देखो बच्चों, ये भी सी बट्टा डी है, ये भी सी बट्टा डी है। क्या कर देंगे, तुलना दोनों समीकरण की। समीकरण 1 व 2 से जब हम तुलना करेंगे मेरे भाइयों, तो हमें क्या मिलेगा, ए बट्टा बी इसके बराबर आ जाएगा ई बट्टा एफ के। एक तरीके से सी बट्टा डी हट गया, ये चीज़ इसके बराबर आ गई। अब आप देखो, तिरछे गुणा करोगे, ये आ जाएगा ए गुणा एफ और ये हो जाएगा बी गुणा ई। ए गुणा एफ पहले का आखिरी के साथ और इसका इसके साथ इस संबंध के रूप में आ गया। अर्थात ए बी का संबंध किसके साथ है, ई एफ के साथ हो गया। आर संक्रामक है, आर संक्रामक है। कोई दिक्कत बच्चों, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको क्या लिखना है, चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है। लास्ट में ये लाइन लिख देनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये ए है, ये बी है, में संबंध आर छोटा है, तो आर से संबंधित क्रमिक युग्मों का एक समुच्चय ज्ञात कीजिए तथा बी से ए तक संबंध को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, 2024 में आ रखा है। हल में आ जाओ, सीधा संबंध बनाते हैं हम। देखो संबंध में क्या बोला है कि x, y में एक ऐसा संबंध बनाना है, संबंध r छोटा है तो r से संबंधित क्रमिक युग्मों का एक समुच्चय बनाना है, ठीक है। x और y में एक ऐसा संबंध है कि जो x है वो छोटा है y से, ठीक है। जैसे, और हर एक x कहाँ से आएगा, हर एक x a से आएगा और हर एक y कहाँ से आएगा, b से आएगा। ये संबंध होगा। अब इसको ध्यान में रखते हुए मैं संबंध बनाता हूँ, ठीक है। एक लूंगा, 1,1 नहीं ले सकता क्योंकि ये वाला छोटा होना चाहिए, ये वाला बड़ा होना चाहिए। 1,4 ले लूंगा, फिर 1,5 हो जाएगा, फिर 1 का हो गया, 2 पे आ जाओ। इधर वाला छोटा 2,1 नहीं ले पाऊंगा, 2,4 होगा, 2,5 होगा, ठीक है। 3 पे आ जाओ, 3,1 नहीं होगा क्योंकि 3 इधर वाला बड़ा हो गया, तो इसके बाद वह बड़ा वाला ही आना चाहिए। 3 का 4 के साथ हो जाएगा, 3 का 5 के साथ हो जाएगा, ठीक है। 3 का हो गया, 4 पे आ जाओ, 4,4 नहीं आएगा, 4 का 5 के साथ होगा, इधर वाला बड़ा होना चाहिए। और 5,5 नहीं ले सकता क्योंकि बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं होगा, ठीक है जी। ये संबंध मेरे को मिल गया आर। लेकिन इसने क्या बोला, बी से ए, ये तो मैंने ए से बी में निकाला। ये जो संबंध है ना, ए से बी में है, ए से बी में संबंध है। मुझे क्या बोला, बी से ए तक संबंधों को परिभाषित कीजिए। तो बी से ए क्या हो जाएगा, बस बी से ए, बस इसको पलट दो, इसको क्या करो, बी से ए है, संबंध निकालना तो इसको बस पलट दो। तो ये हो जाएगा 4,1, 5,1, 4,2, 5,2, है ना, और 4,3, 5,3, 5,4, ठीक है। और अगर ढंग से लिखा जाए तो हमारा x से y में एक ऐसा संबंध है कि x बड़ा है y से, ठीक है। और x कहाँ से आ रहा है, x आ रहा है आपका b से और y आपका आ रहा है a से। संबंध आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है एकदम एकदम हलवा क्वेश्चन है, जैसे बोलते हैं ना एकदम हलवा, एकदम आसान क्वेश्चन। ये फंक्शन है, आपको बस ये सिद्ध करना है कि ये दोनों तरफ बराबर होंगे। एक ही स्टेप में हल कर देते हैं। देखो फंक्शन एक्स है, इसकी घात में 3 लगा देनी है। ये फंक्शन एक्स है पूरा, एक्स प्लस 1/x, इसकी घात में 3 आ जाएगा। इसको बराबर दिखाना है और फिर क्या करना है, जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स क्यूब रख देना है। फंक्शन में एक्स क्यूब रख दिया मैंने, 3 गुना
जहाँ पर x है वहाँ पर 1/x रख देना है, x की जगह पर 1/x। अब ये चीज़ को बराबर ला के दिखाना है। इसको मैं खोल दूंगा तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस क्या होता है 3a² b प्लस 3b²। ठीक है, ये सूत्र में मैंने रख दिया। अब इधर अपने पास क्या है, इधर अपने पास है x³ 1/x³, 3/x, ये हो जाएगा 3x। ये बट्टे के इधर आके गुणे में आ जाएगा। अब यहाँ देखो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है क्या, x³ 1/x³, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 3/x। तो इधर जो है इधर भी वही है, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x 3/x, दोनों तरफ इक्वल है, क्या आंखों के सामने है दोनों तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड है किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की। कभी कभी ऐसे तुच्चो मुच्चो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी बड़े नंबर में। हो गया आराम से। नेक्स्ट प्रश्न में हम आ जाते हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और आसान सा प्रश्न है एकदम। कह रहे सिद्ध कीजिए कि ये जो फंक्शन है जो आर से इसमें जा रहा है, जहाँ फंक्शन एक्स अपने को ये दे रखा है या मॉडुलस है, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन एक क्या की और अचानक दोनों है, क्योंकि मॉड है इसके दो केस बनेंगे। ठीक है, दिया है फिर है वो लिख लेना, जगह बहुत कम है हमारे पास, ठीक है, जगह बहुत कम है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हाँ, यदि केस 1, यदि x का मान 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, तो मॉडुलस x का मान x होगा। और अगर x का मान 0 से छोटा होगा तो मॉडुलस x का मान माइनस के x होगा, है ना। उस हिसाब से फंक्शन x क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला, इस स्थिति में 1+x होगा, और इस स्थिति में जो फंक्शन x होगा वो x/1 माइनस x होगा। इन दोनों फलन को मुझे क्या दिखाना है, एक क्या दिखाना है, दोनों फंक्शन को। ठीक है, तो ये केस 1 है, 5 नंबर में पूछा गया ये, और ये अपना केस 2 है। ठीक है, एक क्या दिखाना है, मान लेते हैं, माना फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2। तो जहाँ जहाँ x1 है वहाँ पर मुझे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मुझे x1 रखना है पहली बार में, x/1+x1 x2/1+x2, तिरछी गुणा करो तो ये हो जाएगा x1 x2, तिरछी गुणा करो x1 x2 दोनों तरफ है, कटा, क्या बचा अपना, यहाँ पर बचा x1 बराबर x2। फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2 लेके चले थे और x1 बराबर x2 आ गया, और यहाँ लिखना है फॉर एवरी x1 x2। कहाँ से आता है, यहाँ से लेना होगा, आर से आ रहा है। ठीक है, अतः एक क्या की है, अतः फलन एक क्या की है, ये मेरा फलन क्या है प्यारे बच्चों, एक क्या की है। ठीक है, अब इस सेम चीज इसमें भी आ जाओगे, फिर से आप लिखोगे, माना फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x1 रखो पहले, और इधर x2, तिरछे गुणा कर दोगे x1 माइनस x1 x2 x2 x1 x2, बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम है, कटा, क्या बचा अपना x1 बराबर x2 फॉर एवरी x1 x2। कहाँ से लिया जाता है, यहाँ से लिया जाता है, आर से। अतः
फलन क्या की, ठीक है, क्योंकि आपको सिद्ध करने के लिए बोला गया है तो आपको दिखाना ही है कि आच्छादक है। ठीक है, उसके लिए आप क्या लिखोगे, आच्छादक के लिए, दोनों फलन आच्छादक के लिए, तो यहाँ लिख देंगे आच्छादक के लिए। दो केस है हमारे पास, दोनों के लिए बात करेंगे। आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये एफ एक्स है ना, आच्छादक के लिए एफ एक्स को वाई माना जाता है, तो हमारे पास वाई बराबर हो जाएगा एक्स के बट्टे में 1 + x, फिर से गुणा करोगे वाई प्लस एक्स वाई बराबर एक्स। ठीक है, हमें यहाँ से x का मान निकालना है, y प्लस के एक्स वाई इधर रखें माइनस के एक्स वाई, यहाँ से x निकाल लेंगे 1 - y, गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, इसको फिलहाल समीकरण 1 मान लेता हूँ मैं। फिर पुनः दोनों के लिए एक ही लैंग्वेज लिखना है, पुनः फिर से बात करेंगे, पुनः y बराबर आपको इसको भी मानना है, x बट्टे में है 1 - x, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स वाई एक्स, माइनस का तरह क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ से x ओपनिस्ट, यहाँ से ये x आ गया। क्योंकि आच्छादक है, सिद्ध करना है तो ज़्यादा सोचना नहीं, क्योंकि सिद्ध करना है आपको, चेक थोड़ी ना करना है, सिद्ध करना है तो बस आपको ये लैंग्वेज लिख देनी है जो मैं लिख रहा हूँ। अब क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 दोनों में प्रत्येक सहप्रांत के अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में मिल रहा है, मिलेगा नहीं मिल रहा है लिख देना, मिल रहा है, इसीलिए यह आच्छादक। ठीक है, इतना लिख दो, कोई माइकलाल आपका 1 नंबर आधा नंबर भी नहीं काट सकता। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बड़े नंबर में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, इस प्रकार से इसको हल करना है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भाई रिपीट मोड में हर साल परमानेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है, आएगा ही आएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि किसी समुच्चय ए पर दो संबंध आर तथा एच तुल्यता संबंध है, देखो आर भी तुल्यता है, एच भी तुल्यता है, तुल्यता है यानी कि आर स्वतुल्य सममित संक्रामक भी है, एच स्वतुल्य सममित संक्रामक भी है ऑलरेडी, तो मैं ये सिद्ध करना है कि आर इंटरसेक्शन एस एक तुल्यता संबंध होगा। क्लियर, तो देखिए कैसे करेंगे, पहले वाले पे आ जाओ। सबसे पहले क्या दिखाते हैं, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य हर साल आता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करूंगा, देखिए माना, माना क्या, क्योंकि स्वतुल्य है ना, चूंकि आर व एच स्वतुल्य संबंध है, आप कहोगे सर कैसे स्वतुल्य होगा, वहां तो तुल्यता बोल रहा है, अब तो तुल्यता है तभी तो स्वतुल्य है। ठीक है, इसीलिए आर व एच स्वतुल्य संबंध है, तो ए कोमा ए आर में भी होगा, वो ए कोमा ए एस में भी होगा, ठीक है ना, और एवरी ए बिलोंग्स टू सेट यहाँ से। ठीक, अब ए कोमा ए आर में भी है, ए कोमा ए एस में भी है, तो ए कोमा ए दोनों में है, इसका मतलब क्या है बच्चों, ए कोमा ए दोनों के उभयनिष्ठ में है, और मुझे यही तो चाहिए, अगर ए कोमा ए दोनों के उभयनिष्ठ में है और एवरी ए बिलोंग्स टू ए, अर्थात आर एक
स्वतुल्य संबंध है, अर्थात आर इंटरसेक्शन एस एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, बन गया। आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखना है, सबसे आसान तरीका है। नंबर 2 पे आ जाओ, सममित। सममित संबंध, सममित के लिए क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ होगा। मैं मान लेता हूं, माना ए कॉमा बी आर इंटरसेक्शन एस में है, तो मुझे बस क्या दिखाना है कि बी कॉमा ए आर इंटरसेक्शन एस में है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने माना है ए कॉमा बी आर इंटरसेक्शन एस में है। अगर ए कॉमा बी आर इंटरसेक्शन एस में है, तो इसका सीधा मतलब है कि ए कॉमा बी आर में भी है और ए कॉमा बी एस में भी है, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो दोनों में होगा, दोनों में होगा। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि आर व एस क्या है, सममित संबंध है। सममित क्यों है, क्योंकि ये तुल्यता संबंध है। सममित संबंध, ठीक है। अब आर और एस ऑलरेडी संबंध है, अगर ए का संबंध बी में होगा तो बी का संबंध ए में तो होगा ही होगा। उसी प्रकार अगर ए का संबंध ए कोमा बी एस में है तो बी कोमा ए एस में होगा ही होगा, क्योंकि आर और एस पहले से ही क्या है, सममित है। अब बी कोमा ए आर में भी है, बी कोमा ए एस में भी है, तो इसका सीधा मतलब है कि बी कोमा ए आर इंटरसेक्शन एस में होगा। ठीक है, अतः आर इंटरसेक्शन एस एक सममित संबंध है। सममित संबंध है, आर इंटरसेक्शन एस एक सममित संबंध है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट, तीसरा वाला पार्ट आपको क्या निकालना है, संक्रामक दिखाना है बस। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए क्या है कि अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो हमें ए का संबंध भी सी के साथ दिखाना होता है। तो मैंने मान लिया, माना ए कमा बी आर इंटरसेक्शन एस में है, व बी पे खत्म हो रहा है तो बी से स्टार्ट करेंगे, बी कमा सी आर इंटरसेक्शन एस में है। ठीक है, तो मुझे बस क्या दिखाना है दोस्त, मुझे बस ये दिखाना है कि ए कमा सी आर इंटरसेक्शन एस में होगा, वो मुझे ला के दिखाना है। मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखना। ए कमा बी अगर आर इंटरसेक्शन एस में है, तो इसका सीधा मतलब है कि ए कमा बी आर में भी है व ए कमा बी एस में भी है। ठीक है, उसके बाद बी कमा सी अगर आर इंटरसेक्शन एस में है, तो इसका सीधा मतलब है कि बी कमा सी आर में भी है और बी कमा सी एस में भी है। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आर पहले से ही क्या है, संक्रामक है, एस पहले से ही क्या है, संक्रामक है। तो आप यहाँ लिख दोगे दोनों के लिए, चूंकि आर व एस संक्रामक है, तुल्यता संबंध है, संक्रामक तो होगा ही होगा। अब आप खुद देखो, ए कमा बी आर में है, बी कमा सी आर में है, तो ए कमा सी आर में होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ लिख देंगे, लिख देते पूरा पूरा लिखते, ए कमा बी आर में है व बी कमा सी आर में है, इसलिए इसलिए ए कमा सी आर इंटरसेक्शन एस में जरूर होगा, समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार आ जाए दूसरा, ए कमा बी एस में है, बी कमा सी बी कमा सी एस में है,
क्या गड़बड़ कर दिया ना मैंने कुछ? ठीक तो है? ए कोमा बी एच में है, बी कोमा सी एच में है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए कोमा सी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मेरे को। ए कोमा बी आर में है, ए कोमा बी एच में है, तो ए कोमा बी आर इंटरसेक्शन एस में होगा, ऐसे दिखाना चाहिए। देखिए मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने गड़बड़ किया, बाकी सब सही है। ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी आर में है, तो ए कोमा सी आर में ज़रूर होगा, सिर्फ आर लिखना है। फ्लो फ्लो में मैंने इंटरेक्शन लिख दिया, गड़बड़ हो रहा था। यहाँ सही है, ए कोमा बी एच में है, बी कोमा सी एच में, तो ए कोमा सी एच में ज़रूर होगा, ए कोमा सी एच में ज़रूर होगा। इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण नंबर 2 मानो। अब देखो ए कोमा सी आर में भी है, ए कोमा सी एच में भी है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या लिखोगे, क्या हो जाएगा कि ए कोमा सी आर इंटरसेक्शन एच दोनों में है। आप ये लेके चले थे और आपने ये दिखा दिया, अतः आर इंटरसेक्शन एच संक्रामक है। क्या है बच्चों? संक्रामक। लास्ट में क्या लिख दोगे? लास्ट में लिख देना चूंकि दिया गया संबंध चौतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों है, अर्थात आर इंटरसेक्शन एस एक्स तुल्यता संबंध है। हर साल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि फलन जो मेरा है वो क्यू से क्यू में जा रहा है, फंक्शन मुझे ये दे रखा है और जो एक्स है वो क्यू से आ रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एकाकी आच्छादक फलन है। एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा, सिद्ध करना है। क्यू क्या है? क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है अपने को, हमें दे रखा है फंक्शन जो है वो क्यू से क्यू में जा रहा है, परिमेय से परिमेय में जा रहा है, और फंक्शन एक्स मेरे को परिभाषित करके रखा है 3x-4 है। ठीक है, 3x-4 है, एक्स हमारा क्यू से आ रहा है। ठीक है, तो इसको एकाकी और आच्छादक दिखाना है, तो सबसे पहले लिखेंगे एकाकी के लिए, क्योंकि सिद्ध करना है एकाकी फलन। तो हम क्या बोलेंगे, हम लिख देंगे यदि x1, x2, मैं कहाँ से लेता हूँ? क्यू से लेता हूँ, यहाँ से। फिर मुझे मानना होता है, माना फंक्शन x1 किसके बराबर है? फंक्शन x2 के बराबर है। ठीक है, तो रखो यहाँ पर x की जगह पर एक बार x1 रख देना है, और x की जगह पर क्या रख देना है? x2 रख देना है। माइनस का 4 इधर है, माइनस का 4 इधर है, कटा, क्या बचा? 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कटा, x1 बराबर क्या आ गया? x2 आ गया। ये चीज़ लेके चले थे, ये चीज़ हमने दिखा दी। और एवरी x1, x2 कहाँ से आ रहा है? ये क्यू से आ रहा है, अतः फलन एकाकी है। एकाकी दिखा दिया आपने, अब आपको क्या दिखाना है? आच्छादक दिखाना है। तो फिर यहाँ लिखेंगे आच्छादक के लिए फलन चेक करना है, तो यहाँ लिखेंगे माना एफ एक्स को हम क्या मानते हैं प्यारे बच्चों? वाई मानते हैं। मानो वाई, वाई बराबर मेरे पास है 3x माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 प्यारे बच्चों इधर आके हो जाएगा प्लस का 4, तो यहाँ x आ गया। क्योंकि सिद्ध करना है ना, पता है कि आच्छादक ही होगा, आपको चेक नहीं करना है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। क्या लैंग्वेज लिखनी है वो मैं लिख देता हूँ, आपको क्या लिखना है? अर्थ चूंकि चूंकि सहप्रांत
सह प्रांत के प्रत्येक प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह आच्छादक होगा। जब जब आच्छादक की बात होगी ना, तब तब आपको ये जो स्टेटमेंट है ये लिख देना है बस। पूरा क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। कोई माइकल आपका एक आधा नंबर नहीं काट सकता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दिखाइए कि जो फलन है हमारा, जो प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, इस प्रकार परिभाषित है। अगर n विषय में तो ये लेना है, n समय तो ये लेना है। बहु एकाकी है लेकिन आच्छादक फलन है। बहु एकाकी लेकिन आच्छादक जरूर है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है। बहु एकाकी यानी कि आपको दिखाना पड़ेगा। अगर सिद्ध करना है तो भाई लैंग्वेज, और एकाकी नहीं यानी कि बहु एकाकी यानी कि आपको मना करना है, तो भाई दिखाना पड़ेगा कि भाई मना तुम क्यों कर रहे हो। ठीक, बहु एक आच्छादक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में एक चीज और मिसिंग है। ये एन से एन प्रेजेंटेशन बोला, लेकिन ये एन प्राकृतिक संख्या या क्या है ये नहीं बोला है। कुछ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, बट अभी हम कुछ नहीं बोला है तो मैं प्राकृतिक संख्या ही मानूंगा, और क्या मान सकता हूँ। ठीक, अगर मैं आपको समझाऊं, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, ना समझाने का चीज़ नहीं होता है। ठीक, ये मेरा, इसके पास पूरा प्राकृतिक संख्या है, इसके पास पूरा प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, मेरा फलन जा रहा है इसमें, तो ये x होता है, ये y होता है। y आपका दो चीज़ में डिपेंड कर रहा है, दो टाइप के फॉर्म। एक तो n+1 लेना है बट्टे 2, जब विषम हो, n आप विषम लोगे, और सम लोगे n/2 लेना है। सम लेने, सम की स्थिति में ये लेना है फॉर्म। ठीक है, सो देखिए मैं अगर n का मान 1 रखूं, इसके पास भी 1 2 3 4 5 etc सारे नंबर्स है, इसके पास भी सारे ऐसे ही नंबर है। ठीक, यदि यदि n बराबर 1 करूं, तो यहाँ रखना है अपने को, तो y बराबर क्या होगा, 1 यानी कि विषम। यहाँ रखना है 1+1/2, यानी कि 2/2, यानी कि 1 आ जाएगा। यानी कि 1 का संबंध, मैंने 1 रखा तो मुझे 1 ही मिल रहा है। 1 का संबंध 1 के साथ है। ठीक है, f1 मेरे को 1 दे रहा है। अब मैं n बराबर 2 रख के देखता हूँ। n बराबर 2, तो सम है तो ये वाला शुद्ध लगेगा। n की जगह 2 रखो, 2/2 1, तो भी मेरे को 1 दे रहा है ना। तो भी मेरे को क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। दो अलग अलग इनपुट मेरे को सेम आउटपुट दे रहे हैं, यानी कि ये क्या कि नहीं है। ठीक है, ये क्या कि नहीं है, तो आप लिखे चूंकि f1 आपको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, f2 भी आपको 1 दे रहा है, परंतु परंतु 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है। अतः फलन एक क्या कि नहीं है, फलन एक क्या कि नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए, नहीं है। बहुएक्य की नहीं है, लेकिन आच्छादक जरूर है। आच्छादक मतलब इसके अंदर जितने भी अवयव हैं, सहप्रांत के अंदर जितने भी अवयव हैं, सबका प्रतिचित्रण मिलेगा। और यहाँ पर एक नहीं दो मिलेगा, एक का प्रतिचित्रण एक भी है और दो भी है, दो का आप चेक करोगे 3 भी आएगा और 4 भी आ जाएगा, ऐसे आएगा जरूर। ठीक है, आएगा जरूर। तो चूंकि सिद्ध करना है, आपको पता है आच्छादक है, बहुएक्य अपन मना कर दिया। अब जब जब आच्छादक है तो आपको बस वही लैंग्वेज लिखनी है जो मैंने इससे पहले लिखा था। अब आपको लिख देना आच्छादक के लिए, तो फिर क्या लिखना है, लिखेंगे चूंकि चूंकि सह प्रांत की प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव का
प्रतिचित्रण प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित हैं, इसलिए यह आच्छादक फलन है। ये बस आपको लिख देना है। ठीक है, ये बस आपको लिख देना और ये क्वेश्चन आपका बन गया बड़े आराम से। अगले प्रश्न पे आ जाओ, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है f1 बराबर f2 ये 1 के बराबर है। ठीक है, और x का मान जैसे ही आप 2 से बढ़ा लेते हो, फंक्शन आपको ये दे रखा है, परिभाषित है, फंक्शन जो मेरा n से n में जा रहा है, आच्छादक तो है परंतु एकाकी नहीं है। तो एकाकी नहीं, वो तो यहीं से पता लग गया कि भैया दो अलग अलग इनपुट का मान सेम आ रहा है, आउटपुट सेम दे रहा है, यहीं से पता लग गया। एक एक फलन आपको चेक करना है। तो देखिए, एग्जाम में जैसे लिखना बिल्कुल वो दिमाग में लगा रहा हूँ, वो अप्रोच में रख रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा डीप में भी नहीं जा रहे हम, क्योंकि अभी सब कुछ जो सीखना चीज़ है ना, वो तो हम सीख चुके हैं। अब हमें बस प्रश्नों को कैसे कॉपी में लिखना है वो ज़्यादा मैटर करेगा इस टाइम पे। 1 महीना बचा है ना। तो देखिए, एक एक फलन हमें क्या दे रखा है, चूंकि f1 मेरे को दे रखा है 1 और f2 भी मेरे को दे रखा है 1, परंतु 1 और ये जो 2 है वो बराबर नहीं है। अगर इनपुट बराबर नहीं है तो आउटपुट भी बराबर नहीं होना चाहिए, तब एकाकी होता है। यहाँ तो इनपुट बराबर नहीं है लेकिन आउटपुट बराबर आ रहा है, अतः ये बहु एकाकी है, अतः यह एकाकी फलन नहीं है। एकाकी फलन नहीं है। चेक करने के लिए नहीं बोला है, सिद्ध करने के लिए बोला है। एक आच्छादक है परंतु एकाकी नहीं है। अब आप आच्छादक के लिए क्या लिखोगे? मैं यहाँ पर ज्यादा डीप में घुस नहीं रहा हूँ कि आच्छादक क्यों होगा, मैटर ही नहीं करता क्यों होगा, बोल दिया ना प्रश्न में, क्योंकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड दिमाग चलाना है अभी कि एग्जाम की कॉपी में मुझे कैसे लिखना है। तो एग्जाम की कॉपी में ये सोचने मत लग जाओ कि भाई अच्छा तक होगा तो मैं कैसे दिखाऊं ना दिखाऊं। तुमसे पूछा नहीं है इसने कि चेक कीजिए, बोला है कि चेक कीजिए नहीं, इसने बोला सिद्ध कीजिए। तो आपने जिसको मना करना था उसको पूरा दिखा दिया। अब इसने बोला आच्छादक तो है, यानी कि आच्छादक सिद्ध करना है, ऑलरेडी सिद्ध है। तो आच्छादक के लिए ये लैंग्वेज लिखते हैं, सिर्फ फिर से ये लैंग्वेज लिख दोगे। ये लैंग्वेज सदाबहार है, कोई मैगल आपका 1 नंबर काट नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ फिर से आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है जब जब आच्छादक बोलेगा। ठीक है, ये चीज उठा के फिर से यहाँ लिख देना है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि जो फलन है प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, f(x) बराबर 2x है, x n से आ रहा है, एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। अब मना करना है। मना करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो मैं आपको करके भी दिखा दूंगा इस बार में, चलो करके भी दिखा दूंगा कि भाई क्यों नहीं है। मना करने के लिए भी वही लैंग्वेज होगा। क्या लिखेंगे? सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है। उसमें है तो अच्छा तक होता था, इसमें नहीं है तो मना कर दोगे, अच्छा तक नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो एग्जाम में क्या अप्रोच रखना होता है। बच्चे फालतू में परेशान होते हैं। हमें देखो, फलन जो दे रखा है वो दे रखा है कि प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहे हैं, और फंक्शन एक्स मेरे पास क्या है बच्चों? 2x है। ठीक, तो सबसे पहले हमें चेक कर, एकाकी है, एकाकी सिद्ध करना है। तो एकाकी फलन में यहाँ लिख देता हूँ, तो इसको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो लिखेंगे माना, सबसे पहले 2 इनपुट x1 x2 हमें यहाँ से लेना होता है, n से लिया, फिर लिखेंगे माना फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार x1 रख देना है और एक बार x2 रख देना है। 2 से 2 कटा, x1 बराबर x2 आ गया। ये लेके चले थे, ये आ गया। और एवरी x1 x2 कहाँ से आता है? से। अतः यह एकाकी फलन है।
अर्थात यह एकाकी फलन है। चलिए अगले पार्ट में आ जाओ। आज से तक नहीं है, आप लोगों की शिकायत है। देखो, आप शिकायत मेरे इस वीडियो में थोड़ा कर सकते हो, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, एग्जाम में बहुत कम समय बचा है। क्यों कैसे अगर आपके मन में ज़्यादा घुस रहा है तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, तो उतना समय आपके पास नहीं है। जब आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ा रखी है आज से तक, है तो क्यों है, एक एक चीज डायग्राम के साथ समझा रखा है। ठीक है, और एग्जाम में उतना कुछ नहीं करना होता है। एग्जाम में जितना करना होता है मैं उतना ही यहाँ पे करवा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा करवाने का कोई मतलब नहीं है इस टाइम पे। राइट है, ठीक है। अच्छा तक क्यों है, चलिए अच्छा तक के लिए क्या करते हैं, माना एफ एक्स को क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। वाई बराबर मेरे पास है 2x, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, y/2। मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा ये वाला। ठीक है, इसके पास पूरी n है, इसके पास पूरा n है। ये x होता है, ये y होता है। ठीक है, और x बराबर मेरे पास फिलहाल क्या है, y/2 है। ठीक है जी, ये फलन, इसके अंदर 1 2 3 4 सारे अवयव है। अच्छा तक कब नहीं होगा, जब किसी भी एक का प्रतिचित्रण अगर यहाँ नहीं मिलता है तो अच्छा तक नहीं होगा। ठीक है, तो इसी बात पे मैं क्या उठाता हूँ, y बराबर मैं क्या उठाता हूँ, 1 ले लेता हूँ। इसके लिए ही बात करते, पहले ही की बात करते हैं। यदि y बराबर मैं 1 ले लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे रखना होगा, y बराबर 1 रखूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका प्रतिचित्रण 1/2। y मैंने n से लिया, लेकिन इसका जो प्रतिचित्रण मिल रहा है क्या वो 1/2 n में है, जो भी मिलना चाहिए n से ही मिलना चाहिए, नहीं है। तो एक का प्रतिचित्रण इसमें मिल ही नहीं रहा है, छूट गया, पहले वाले का ही छूट गया भाई। तो अच्छा तक होगा, एक का भी छूट गया तो अच्छा तक नहीं होता है। और यहाँ पर एक का नहीं मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा, जितने भी विषम संख्या है उन किसी का भी यहाँ पर प्रतिचित्रण नहीं मिलेगा। तो आप क्या लिख दोगे, आप क्या लिखोगे, मैं बोल देता हूँ उसे, चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, अर्थात आच्छादक नहीं होगा। होगा के लिए है, नहीं के लिए नहीं। बस इतना लिखना था आपको, पूरे नंबर मिल जाएंगे। साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैंने मुंह से बोला वो कॉपी में लिख लीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी डाला जाता है। जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो उसमें ट्रिक भी बताऊंगा, फिलहाल ट्रिक नहीं बताऊंगा, फिलहाल पूरा डिटेल में जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, अभी ऑब्जेक्टिव करना है इसके बाद, उसमें मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि भाई क्वेश्चन आएगा तो देखते ही 2 सेकंड के अंदर आंसर टिक लगा दोगे, 2 सेकंड में। अभी तो 2 मिनट लगेगा, पूरा डिटेल में जानेंगे। कह रहे सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है x² द्वारा परिभाषित फलन r से r में जा रहा है, ना तो ये क्या की है ना अचातक है, ये इसका आंसर फिक्स हो गया। अब ट्रिक क्या है उसको भी देखेंगे आगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, देखो बाबू, दिया है, हमें दे रखा है जो फंक्शन x है वो हमारा x² है, और जो मेरा फलन जा रहा है बच्चों, वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे एक क्या की फलन, एक ही फलन में आ जाओ। एक की फलन में क्या होता है, यदि, अच्छा ये एक की फलन नहीं है, मना करना है, मना करने के लिए मैं काउंटर एग्जाम्पल लेना पड़ता है। ठीक है, सो देखिए मैं लेता हूँ, मैंने माना x1 मैंने ले लिया -1, और एक दूसरा पद ले लिया मैंने x2 मैंने लिया +1। ये भी वास्तविक संख्या में होता है, ये भी वास्तविक संख्या में होता है। जो भी पद लोगे वो यहाँ से लिया जाता है हमेशा। अब मान रखो, आपको यहाँ रखना होगा ना, मान f(x) में रखना है, तो f1 मुझे क्या मिलेगा, x की जगह पे 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर 1। f-1 मुझे क्या मिलेगा, ये भी 1 मिलेगा। तो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, अर्थात यह एक क्या की नहीं है, इसको मना कर दिया। ठीक है, इसलिए यह क्या की नहीं है। अब हमें आच्छादक को भी मना करना है, तो यहाँ लिखेंगे आच्छादक।
आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में आ जाओ। आच्छादक फलन में क्या है प्यारे बच्चों, हमें क्या करना होता है, माना एफ एक्स को क्या मानना होता है, वाई मानना होता है। तो वाई बराबर मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। एक्स बराबर अंडर रूट। कुछ चित्र बना के दिखाऊंगा कि माना कैसे होगी। हमारा संबंध वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, संबंध नहीं फलन। ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। x बराबर मेरे पास है अंडर रूट वाई। इसके पास वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं होती है, काल्पनिक संख्या को छोड़कर। एक छोटा सा नंबर मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया -2। -2 वास्तविक संख्या में है। अच्छा तक कब नहीं होता, किसी भी एक का, सबका होना चाहिए, किसी एक का भी अगर छूट गया ना प्रतिचित्रण तो फिर वो आच्छादक नहीं होता है। -2 का ढूंढो। अरे यार दिमाग तो पहले ही चलने लगा सब कुछ। आजकल मेरा दिमाग बड़ा एडवांस में चल रहा है। वाई लिखना है, वाई की जगह पे मैं रखूंगा -2 यहाँ पर। ये जो -2 है प्यारे बच्चों, क्या ये वास्तविक संख्या में है, नहीं। अंडर रूट के अंदर माइनस लगने पे वो क्या हो जाता है, काल्पनिक। ये वास्तविक संख्या में नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे यदि y बराबर मैंने -2 लिया जो कि वास्तविक संख्या से, तो इसका जो प्रतिचित्रण होगा x जो कि अंडर रूट वाई है, -2 आएगा, वो एक वास्तविक संख्या में नहीं आ रहा है, यानी कि इसका प्रतिचित्रण मुझे इसमें नहीं मिल रहा है, यानी कि आच्छादक नहीं है। तो फिर से लास्ट में क्या लिखोगे, चूंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, अर्थात यह एक आच्छादक फलन नहीं होगा। दैट्स इट। आपको ये जो मैंने बोला लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पक्का आएगा एग्जाम में। फलन मेरा आर से आर में जा रहा है और फंक्शन एक्स मेरा ये है। दूसरा जो फंक्शन है जी वो भी मेरा आर से आर में जा रहा है और जी एक्स मेरा ये है। तो मुझे फॉग निकालना है, मुझे गॉफ निकालना है और मुझे बताना है कि फॉग और गॉफ बराबर नहीं होंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले निकालता हूं मैं फॉग, ठीक है। फॉग इसको कैसे लिखा जाएगा, एफ जी एक्स ऐसे। तो बाहर एफ जी एक्स का मान क्या है मेरे पास, जी एक्स मेरे पास क्या है दोस्त, एक्स स्क्वायर। रख दिया मैंने जी एक्स का मान, यहाँ से यहाँ रख दिया। अब एफ वाले फलन में जहां पर एक्स है, एक्स स्क्वायर रख देना है। एफ वाला फलन क्या है, साइन, और एक्स की जगह मुझे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर। तो ये मुझे मिल गया मेरा फॉग। क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। अब हम आ जाएंगे गॉफ पे। गॉफ कैसे लिखेंगे, जी एफ एक्स, बाहर जी एफ एक्स मेरे पास क्या है फंक्शन में, फंक्शन एफ एक्स मेरे पास है साइन एक्स। तो जी फंक्शन में जहां पर भी एक्स होगा मुझे क्या रख देना है, साइन एक्स। क्या मुझे क्या रखना है, साइन एक्स रखना है एक्स की जगह पर। क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये मेरा गॉफ और फॉग मिल गया आराम से, ठीक है। अब आप खुद ही देख रहे हैं, आपके आंखों के सामने है। अतः समीकरण 1 व 2 से जो हमारा गॉफ है वो फॉग के बराबर बिल्कुल नहीं है क्या, नहीं है। एक साइन एक्स स्क्वायर है, दूसरा साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये बराबर कैसे हो गया, बराबर बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक पक्का आएगा 100% गॉफ फॉग का। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में ए से बी में एक ऐसा संबंध है, ए जो है वो बी स्क्वायर के बराबर है या उससे छोटा है, द्वारा परिभाषित है। संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तीनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है, तीनों में से कुछ भी नहीं है। सो देखिए पहला हम चेक करेंगे स्वतुल्य। देखो होने के लिए तो बहुत सारे बैठे हैं, हो जाएंगे। मैथमेटिक्स में एक चीज है कि अगर एक भी चीज मना हो जाती है, 1 अरब बार हाँ बोला है, एक बार ना बोलते तो वो ना ही माना जाएगा। मैथमेटिक्स इतना खूबसूरत है। तो हर एक पद, समुच्चय मेरा क्या आर है,
हर एक पद आर बोले तो वास्तविक संख्या, तो मैंने क्या किया, 1/2 ले लिया। तो कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है। समतुल्य क्या होता है, खुद के साथ 1,2 1,2 आर में होगा। मुझे ए की जगह पे 1/2 रखना, बी की जगह पे 1/2 रखना है। चूंकि 1/2 1/2 यहाँ रख दिया। क्या 1/2 छोटा है 1/4 से? जी नहीं। क्या 1/2 बराबर है 1/4 के? जी नहीं। तो इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। अर्थात 1/2 1/2 आर में नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, ये स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारा क्या है, सममित, नंबर 2। सम्मित का सम्मित क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ होगा, है ना। मैंने क्या किया, 1,2 मैंने आर से लिया, माना 1,2 आर में है। 1,2 आर में तो इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। जो एक है वो 4 से छोटा है। जब ये चिन्ह दो लगे होते हैं ना असीमी का, किसी एक कंडीशन को अगर होल्ड करा है तो उसे संतुष्ट माना जाता है। एक 4 के बराबर तो नहीं है, लेकिन एक 4 से छोटा तो है ना, एक कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो ये संतुष्ट है। अब एक का संबंध दो के साथ है, क्या दो का संबंध एक के साथ होगा? अगर ऐसा है तो दो इधर होगा, एक का वर्ग यहाँ होना चाहिए। क्या दो एक से छोटा है? बिल्कुल नहीं। क्या बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि दो का संबंध एक के साथ नहीं होगा, अतः आर सममित नहीं है। ठीक है, आर सममित नहीं है। हो गया बड़े आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हमें चेक करना है संक्रामक। संक्रामक में हमें 3 पद चाहिए। एक का संबंध अगर बी के साथ है, बी का संबंध अगर सी के साथ है, तो एक का संबंध मुझे सी के साथ दिखाना है, लेकिन यहाँ पर मना करना है। तो सबसे पहले ऐसे दो संबंध ढूंढो जो संतुष्ट हो रहे हो। संक्रामक, ये संक्रामक संबंध पे आ जाओ। तो मैं 3 पद ले लेता हूँ। 3 पद मेरे हो जाएंगे, यदि 2 -3 1। मैंने वास्तविक संख्या से ले ली है। ठीक है, माना 2 का संबंध -3 के साथ है। ठीक है, माना -3 का संबंध 1 के साथ है। मुझे बस इसका संबंध इसके साथ चाहिए होगा। कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है क्या? अगर 2 का संबंध 3 के साथ है तो यहाँ 2 होगा और यहाँ -3 का वर्ग होना चाहिए। -3 का वर्ग 9 होता है, जो कि बड़ा है, संतुष्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो, इधर -3 होगा और इधर 1 का वर्ग। -3 छोटा होता है 1 के वर्ग से, संतुष्ट कर रहा है। अब इसका और इसका संबंध चाहिए, अर्थात अर्थात 2,1 का देखो। अगर 2 का संबंध 1 के साथ होगा तो 2 इधर होगा, का वर्ग इधर होगा। क्या 2 1 से छोटा है? बिल्कुल नहीं। इसका संबंध इसमें नहीं होगा, अर्थात आर संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, ये संक्रामक भी नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। कह रहे हैं यदि संबंध आर इस प्रकार है कि आर आपको ये दे रखा है, आर ऑपरेशन निकालना है। ठीक है, तो पहले आर जो हमें दे रखा है, प्रश्न को हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। दिया है अपने को आर जो दे रखा है, रिलेशन संबंध जो दे रखा है वो दे रखा है 4,5, 1,4, 4,6,
7,6, 3,7। ठीक है, ये आर है, तो हमारा आर इनवर्स क्या होगा? आर इनवर्स क्या होगा? उसके लिए बस आपको क्या करना है, ऑर्डर चेंज कर देना है। आर इनवर्स हो जाएगा 5,4, 4,1, 6,4, 6,7, 7,3। अब आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों? आपको निकालना है आर इनवर्स ऑपरेशन आर इनवर्स। इसके लिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए 5,4 यहाँ है, 4 पे खत्म हो रहा है, तो जहाँ 4 से स्टार्ट हो रहा है वो देखना है। ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 से 4 कटा, यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से 1, तो ये आ जाएगा 5,1। ठीक है, और देखिए, और कहीं 4 से स्टार्ट हो रहा था? नहीं। जैसे यहाँ देखिए, ये 6,4 है, 4 पे जहाँ खत्म हो रहा है 4 से स्टार्ट करो, ये 4,1 है, तो 4 से 4 कटा, यहाँ से 6 बचेगा, और यहाँ से 1 बचेगा। ठीक है, फिर आ जाओ, जैसे यहाँ पे देखिए 6,7 है, 7 पे खत्म हो रहा है, 7 से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से, 7 से 7 हटा, यहाँ से 6, और यहाँ से 3 बचा। और कुछ? और कहीं से स्टार्ट हो रहा है, कहीं से खत्म हो रहा है? और कुछ भी नहीं है। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? आर ऑपरेशन आर इनवर्स मिल जाएगा। इतना हलवा क्वेश्चन एग्जाम में आया था, और पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, सारे बच्चे छोड़ के आए थे, सारे बच्चे छोड़ के आए थे। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है, अब आएगा तो ऐसे कर देना। ठीक, अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि हमारे पास फंक्शन एक्स ये दे रखा है, प्रदत्त फलन महत्तम पूर्णांक फलन है, जो आर से आर में जा रहा है, ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक है। सो मैं आपको बताऊं एकाकी और आच्छादक क्यों नहीं है। चित्र से सारा कुछ सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। महत्तम पूर्णांक फलन आप जानते होंगे ना, क्या होता है? तो देखिए, ये हमारे पास किसमें, आर से आर में जा रहा है, इसके पास पूरा आर है, इसके पास पूरा आर है। ये अपना एक्स है और ये अपना वाई है। ठीक है, जो वाई है अपना, वो महत्तम पूर्णांक फलन है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, इसके पास कुछ भी रहो, इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है, इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है। जैसे मैं अगर यहाँ पर 1.9 लेता हूँ, तो हमेशा बाईं तरफ में जो पूर्णांक होता है वो देता है। 1.9 के बाईं तरफ प्योर पूर्णांक क्या है? 1 है। 1.9 मुझे 1 देगा। अगर मैं यहाँ पर 1.5 लिखूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1.7 लिखूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर यहाँ पर 2.2 लिखूँ, 2.2 के बाईं तरफ क्या है? 2 है, तो मुझे 2 मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं एकाकी क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शन 1.9 ने मुझे 1 दिया, फंक्शन 1.5 ने भी मुझे 1 दिया। ठीक है, परंतु ये जो 1.9 है, 1.5 है, वो आपस में बराबर है? बिल्कुल नहीं है, अतः एकाकी नहीं है। अब अच्छा तक क्यों नहीं है? अच्छा तक नहीं है मना करने का रीजन क्या होगा कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पे जिनका भी जोड़ा बन रहा है वो किन के साथ बन रहा है? वो तो या तो सिर्फ पूर्णांक के साथ ही बन रहा है, 1 के साथ बनेगा, 2 के साथ बनेगा, 3 के साथ बनेगा, 0 के साथ बनेगा, -1, -2, -3 के साथ बनेगा। बाकी जो नंबर है, बाकी नंबर जब है, जैसे कि मैं बगल लिख दूँ 1.1, 1.2, √2, 2/3, इस टाइप के अनंत असंख्य नंबर इसके अंदर बचे हैं, जिनका किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, किसी के साथ कोई प्रतिचित्रण नहीं मिलेगा। तो लिखने का तरीका क्या है? आप ये लिखोगे जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो और वही लिखना है। सह प्रांत के सिर्फ पूर्णांकों का प्रतिचित्रण मिल रहा है, बाकी अन्य किसी भी संख्या का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं होगा। जो मैंने मुंह से बोला बस वही सुन के आराम से लिख देना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक एकाकी फलन अनिवार्य रूप से आच्छादक भी। ये जो हमें एक फलन दे रखा है, ये आच्छादक भी क्यों है? चित्र बना लेते हैं। जो भी चीज हमें दे रखी है उसका मैं चित्र बना लेता हूँ। ठीक है, जो फलन हमारे पास है, इधर हमारे पास है 1 2 3। 1 मुझे 1 दे रहा है, 2 मुझे 2 दे रहा है, 3 मुझे 3 दे रहा है। हर एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। कोई डबल दे रहा है क्या? एक बॉयफ्रेंड का एक ही गर्लफ्रेंड है, तो भाई ये मस्त पार्टनर है,
यानी कि ये क्या की है। और उसके साथ साथ इसके अंदर जितने भी अवयव हैं, कितने अवयव, 3 अवयव हैं, तीनों का प्रतिचित्रण यहाँ मिल रहा है। 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है। तो आप क्या लिखोगे, एकाकी के लिए क्या लिखोगे, चूंकि F1 मुझे 1 दे रहा है, F2 मुझे 2 दे रहा है और F3 मुझे 3 दे रहा है, चूंकि प्रत्येक अवयव का चित्रण अद्वितीय है। अद्वितीय है अर्थात यह, अर्थात चित्रण अद्वितीय है, अर्थात यह एकाकी है, अर्थात यह एकाकी है। ठीक है, ये एकाकी के लिए बोल दिया। अच्छा तक क्यों है, अच्छा तक के लिए यह लिखोगे चूंकि सह प्रांत, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह आच्छादक है। आच्छादक की और एक खूबी होती है, क्या होती है कि इसका जो रेंज होता है वही उसका सह प्रांत होता है, जो उसका परिसर होता है वही उसका सह प्रांत भी होता है। इसमें देखो इसका रेंज क्या है, 1 2 3 है, और इसका सह प्रांत भी क्या है, 1 2 3 है। यह आच्छादक की एक खूबी होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव। आपको मैं बता दूं, ये तो इस वीडियो में मैंने 15-20 ऑब्जेक्टिव रखे हैं। इस चैप्टर के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। सभी चैप्टर के मैंने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव अलग क्वेश्चन बना दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, आप अगर वीडियो पे यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर में 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आगे हमारे चैनल का नाम लिख दोगे तो वीडियो टॉप पे आ जाएगी। और सभी चैप्टर के मैंने अलग सेपरेट ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी में अवयव क्रमशः m तथा n है। देखो ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए के पास m अवयव है, बी के पास n अवयव है। ठीक है, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। संबंधों की संख्या का जो सूत्र होता है वो होता है 2 की पावर n a गुणा n b। तो ए में कितने अवयव है m, बी में कितने अवयव है n। आंसर हो जाएगा 2 की पावर m n, 2 की पावर m n। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये ए है वो बी है और फलन मुझे ये दे रखा है, ए से बी में फलन है। तब ये फलन कैसा है, देखो मैं चित्र बना के दिखाता हूँ। ये ए है, ये बी है ना, ये अपना ए है, ये अपना बी है। फलन देख लो इस प्रकार से जा रहा है। ए के पास है 1 2 3, बी के पास है 4 5 6 7। ठीक है, तो एक मुझे 4 दे रहा है, एक मुझे 4 दे रहा है, 2 मुझे 5 दे रहा है, 3 मुझे 6 दे रहा है। एक इनपुट एक आउटपुट दे रहा है। एक क्या की है, लेकिन आच्छादक नहीं है क्योंकि 7 का प्रतिचित्रण नहीं मिल रहा है। 4 का 1 है, 5 का 2 है, 6 का 3 है, लेकिन 7 का क्या है, छूट गया, आच्छादक नहीं है। तो एक क्या की तो है, आच्छादक नहीं है। एक क्या की नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा कि भैया एक क्या की है। नेक्स्ट कह रहे हैं यदि फंक्शन जो हमारा है वो x से y में जा रहा है, ये अपना x है, ये अपना y है। ठीक है, आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि f का परिसर क्या होगा। देखो आच्छादक होने पर क्या होता है, जो परिसर होता है वही आपका सह प्रांत होता है। जो परिसर होता है वही आपका सह प्रांत होता है। तो यहाँ पर हमारा सह प्रांत क्या है, y है, ये वाला सेट होता है। तो ये आच्छादक तभी होगा जब इसका जो परिसर है वो किसके बराबर, क्षय प्रांत। क्षय प्रांत क्या है, मेरा पूरा का पूरा सेट ये वाला होता है, y। ऑप्शन नंबर सी होगा।
आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यूब नॉट पर एक संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। ए का संबंध बी के साथ अगर है तो ए बराबर 1/b है, तो क्यू नॉट पर ये क्या होगा? तो पहले चेक करते हैं शौतुल्य। ए का संबंध ए के साथ लेके चलते हैं, तो क्या ए बराबर 1/a लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल नहीं। तो शौतुल्य तो बोल रहा शौतुल्य है, शौतुल्य नहीं होगा। ये बोल रहा शौतुल्य नहीं होगा, शौतुल्य तो है ही नहीं। ये बोल रहा शौतुल्य है, तो भाई पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर आ जाओ दूसरा, सम्मित। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो प्रश्न ने मुझे बोल रखा है कि ए बराबर 1/b है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी ऊपर आ जाएगा ए नीचे। बी बराबर 1/b है, तो बी का संबंध ए के साथ है, तो आपका शौतुल्य नहीं है, सम्मित है। किंतु सम्मित और संक्रामक नहीं है। सम्मित है किंतु शौतुल्य और संक्रामक नहीं है। फिलहाल बी मुझे सही लग रहा है। संक्रामक है किंतु शौतुल्य और सम्मित नहीं है, गलत। क्योंकि सम्मित तो है, शौतुल्य और संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। सम्मित में तो है, ये भी गलत है। 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए। आपका बी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहे ये एक्स से ये वाई है, तो एक्स से वाई तक, एक्स से वाई तक फलनों की संख्या निकालनी है। एक्स से वाई तक, तो इसमें क्या होता है? एक्स से वाई बोला ना, तो वाई की पावर एक्स सूत्र लग जाता है फलनों की संख्या। वाई में कितने अवयव है? 2। एक्स में कितने अवयव है? 3। 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं ये ए है, ये बी है, ए से बी में फलन होगा कौन सा? सो देखो, ए से बी में पहला वाला चेक करके देखो, चित्र बना के ही पता लगता है। पहले वाला आ जाओ। एक मुझे 2 दे रहा है, एक मुझे 3 भी दे रहा है। एक इनपुट अगर 2 आउटपुट दे दे वो कभी फलन नहीं होता है, पहला वाला फलन नहीं होगा। फिर देखो जैसे दूसरा, रुक के बात करते, तीसरे पे आ जाओ। सी ऑप्शन देखो, कौन सा वाला? ये वाला। सो देखिए, 1 मुझे 3 दे रहा है, 2 मुझे 2 दे रहा है, और 3 मुझे 3 दे रहा है। ठीक है, यही चीज़ है। और डी पे आ जाओ। डी पे हमारे आ जाते हैं, कौन सा फलन है वो बताना, मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ। 1 मुझे 2 दे रहा है, ठीक है, 1 मुझे 2 दे रहा है, 2 मुझे 3 दे रहा है, 3 मुझे 2 दे रहा है, और 3 मुझे 4 भी दे रहा है। तो ये एक ही इनपुट दो दो अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं, तो ये फलन नहीं होगा। और इसमें आ जाओ, ये वाला भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 अवयव है, तीनों का कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो देखो, 1 का मिल रहा है, 2 का मिल रहा है, बेचारा 3 का किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। इसमें तीनों अवयव, तीनों का अटैचमेंट किसी ना किसी के साथ है, तो सी वाला फलन होगा, बाकी कोई सा भी नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं ये मापांक फलन है। मापांक फलन कैसा होता है? तो देखिए, आर से आर में जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये एक्स है और वाई बराबर आपके पास है मापांक फलन, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। अब आपको मैं एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। जैसे मैं, अगर मैं एक्स की जगह पे 1 रखूंगा तो 1 का मापांक मुझे 1 मिलेगा। मैंने -1 रख दिया, -1 का मापांक मुझे 1 मिलेगा। तो ये एकाकी तो बिल्कुल नहीं है, एकाकी नहीं है, बहु एकाकी है। बोले एकाकी और अच्छा तक, गलत, एकाकी नहीं है, बहु एकाकी है। एकाकी किंतु अच्छा तक नहीं है। एकाकी तो है ही नहीं भाई, ना तो एकाकी है और ना ही अच्छा। अच्छा तक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा तक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अटैचमेंट होगा, जैसे ये आप सिर्फ प्लस वाले का ही होगा, क्योंकि मॉडुलस लगा है। जैसे 1 का अटैचमेंट आएगा, सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर का ही अटैचमेंट होगा। नेगेटिव वाले बेचारे सारे क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। तो नेगेटिव सारे छूट गए, सिर्फ पॉजिटिव का ही प्रतिशत मिलेगा, नेगेटिव वाले का नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा तक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ना तो एक है और ना ही अच्छा तक। क्या बोल रहा है? ए से बी में एक ऐसा संबंध है, ए जो है b-2, बी का मान 6 से बड़ा लेना है। बी का मान 6 से बड़ा, 2 जगह 8 दिख रहा है, ले लो 8। 8 -2 यानी कि 6 आ जाएगा। ए की जगह पे 6 आएगा, बी की जगह पे 8, 6, 8 आर में आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सिंपल।
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्या की लेकिन आच्छादक नहीं है। ये जो फलन है वो कैसा फलन है, आर से आर में जा रहा है। तो आपके मन में जब भी डाउट हो ना, चित्र बना लो फटाफट। ठीक है ना, ये इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है, इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है। ये एक्स है, वाई बराबर आपका एक्स क्यूब है। यहाँ एक रखोगे, एक की घात 3 करोगे, एक आ जाएगा। दो रखोगे, 2 की घात 3 करोगे, 8 आ जाएगा। तो ये चीज़ है। तो एक क्या की तो है, क्योंकि एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। अब आच्छादक है कि नहीं वो चेक कर लो। कह रहे हैं एक क्या की लेकिन आच्छादक नहीं है। एक क्या की ज़्यादा आच्छादक है। आच्छादक के लिए देख लो, जैसे आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा एक्स की पावर 1/3, है ना। आच्छादक के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स को वाई मान लेते हो। इतने सारे क्वेश्चन किए हमने। वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई की पावर 1/3। ठीक है, आच्छादक नहीं है। कैसे नहीं आए देखते हैं। एक का भी मना हो जाता है तो आच्छादक नहीं है। ये एक्स है, ये वाई है। एक्स बराबर वाई की पावर 1/3। इसके पास आर है, इसके पास आर है। मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ले लिया -2। वास्तविक संख्या में आता है -2 की पावर 1/3। क्या ये वास्तविक संख्या है, बिल्कुल नहीं। तो आच्छादक नहीं है, इसका प्रतिचित्रण नहीं मिल रहा है। तो ना तो ये एकाकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी करा रहा हूँ। अगर आप इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको डिटेल में जानना है और भी विस्तार से, तो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा इसी चैप्टर का। इन सभी ऑब्जेक्टिव के आपको डिटेल में सोल्यूशन मिल जाएंगे, एकदम आराम आराम से समझा रखा है। ठीक, कह रहे मान लीजिए ये फलन है, इस तरीके से आ रहा है। प्रतिलोम फलन क्या होगा, तो प्रतिलोम फलन के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स को वाई मान लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। प्रतिलोम फलन निकालना है आपको। वाई बराबर हमारे पास है 4x बट्टे में 3x प्लस 4 है। तो यहाँ से आपको तिरछी गुणा करनी है और आपको निकालना है x का मान। क्या निकालना है, x का मान निकालना है। यहाँ से आ जाएगा x उपायनिष्ठ 3 गुणे में के बट्टे में आ जाएगा। सही कर रहे हैं ना कैलकुलेशन। x बराबर आ जाएगा 4y बट्टे में 4 - 3y। 4y बट्टे में 4 - 3y। ये हमें हमारा प्रतिलोम फलन मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, अब मैं बात करूंगा ट्रिक की। इसका उत्तर क्या होगा, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक। जब भी फलन आर से आर में जाए और फंक्शन एक्स कुछ ऐसा हो, ठीक है, एक्स की पावर में कोई सम संख्या हो, जैसे 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो, ठीक है, ऐसा हो, या फिर ऐसा आ जाता है सम संख्या हो पावर में और कुछ जोड़ रहा हो या घट रहा हो, कुछ भी कोई भी संख्या, तो उत्तर फिक्स है, ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक। जैसे अगर मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स की पावर 2 प्लस का 3, तो इस वाले फंक्शन के लिए भी उत्तर यही होगा, ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक। यह है अपना ट्रिक। ठीक है, कह रहे हैं यदि समुच्चय ए में, ये समुच्चय ए है अपना और ये समुच्चय बी है अपना, ए में 5 अवयव है, बी में 6 अवयव है, तो ए से बी में एकाकी तथा आच्छादक प्रतिचित्रण की संख्या क्या होगी। अगर ए और बी में संख्या समान ना हो, इसे m कहते हैं और इसे n कहते हैं। अगर m बराबर n ना हो तो उस स्थिति में जो संख्या होती है वो 0 होती है। क्या होती है, 0। अगर बराबर हो जाए, इसमें 5 है इसमें 5 है, तो सूत्र क्या लगता है, फैक्टोरियल n जितना होगा। मान लेते हैं कि अगर इसमें 5 है और इसमें भी 5 होता तो सूत्र क्या लगता है, फैक्टोरियल 5 हो जाता, और खोल देते इसको, आंसर आ जाता। नेक्स्ट कह रहे हैं ये जो फलन है एफ एक्स बराबर 1/x दे रखा है और x r से आ रहा है। r यानी कि x के पास 0 भी है, रख दो। 1/0 क्या होता, अपरिभाषित, यानी कि फलन परिभाषित नहीं है। एक क्या अच्छा तक तो दूर की बात है, फलन ही परिभाषित नहीं है, क्योंकि x r से आ रहा है तो x के अंदर 0 भी होगा। 0 भी एक वास्तविक संख्या होती है, रख लिया तो फलन परिभाषित नहीं होगा। नेक्स्ट में आ जाओ। हमारे पास ये सेट दे रखा है और संबंध कुछ ये दे रखा है। देखो, खुद का खुद के साथ दिख रहा है, इसके अंदर 3 अवयव है ना, खुद का खुद के साथ है, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है। फिर सम्मित है क्या, 1 का 2 के साथ है
2 का 1 के साथ नहीं है, तो ये सम्मित नहीं है। 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, क्या 1 का 3 के साथ है? नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा सिर्फ। तुच्छ नहीं, यहाँ तुल्यता है, ठीक है। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है, L1, L2 के समांतर है, ठीक है, ये बोल रखा है। तो क्या ये कैसा संबंध है? जो खुद रेखा होती है, चौथुल्य चेक कर रहे हैं, खुद खुद के समांतर होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। अब खुद खुद के समांतर है, अब दो रेखा ले ली, L1 L2 के समांतर है, तो L2 भी तो L1 के समांतर होगा, सममित भी है। अगर L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 L3 के समांतर होगा, संक्रामक भी है। तो ये स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों है, यानी कि ये एक तुल्यता संबंध है, ठीक। फिर आ जाओ इसका उल्टा, सेम क्वेश्चन है, लंब कर दिया है, तो खुद खुद के लंब होता है, जैसे ये रेखा है, ये खुद के लंब हो सकती है? नहीं, तो ये चौतुल्य नहीं है, सममित है, क्योंकि अगर ये L1 रेखा L2 के लंबवत है, तो L2 रेखा भी तो L1 के लंबवत होगा, सममित है, संक्रामक नहीं होगा। क्यों? अगर L1 L2 के लंबवत है, L2 L3 के लंबवत है, तो क्या L1 और L3 लंबवत होंगे? नहीं, ठीक है, संक्रामक भी नहीं है, सिर्फ सममित है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि fx जो है वो r से r में जा रहा है और fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित है, तो सही उत्तर क्या होगा? देखो, एक क्या की होगा और आच्छादक भी दोनों होगा, मुझे जहां तक लग रहा है। r से r में जा रहा है बच्चों, ठीक है ना, ये x है और y बराबर आपका 3x है। एक रखोगे x की जगह पर, एक आपको 3 देगा, दो रखोगे, 2 3 6 मिलेगा। एक इनपुट आपको एक ही आउटपुट दे रहा है, एक क्या की जरूर है, एक क्या की है, और आइए आच्छादक भी होगा। आच्छादक के लिए क्या करते हैं, y मान लेते हैं fx को, x बराबर क्या हो जाता है y/3, ठीक है। इसके पास पूरा r है, y बराबर मेरे पास है x बराबर y/3, और यहाँ पर अपना y है। कुछ भी सोचो मान, 0 सोचोगे, 0 के बट्टे 3 0, कोई भी एक वास्तविक संख्या लोगे उसका प्रतिचित्रण आपको यहाँ जरूर मिलेगा। तो एक क्या की भी है और आच्छादक भी है, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इसके साथ साथ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन मैंने टिक कर रखे हैं उनको ज़रूर कर लेना, और मैंने पूरी एनसीईआरटी बढ़ा रखी है, एक मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एनसीईआरटी के उदाहरण और प्रश्नावली के सिलेक्टिव क्वेश्चन टिक करा दिए। ये वीडियो तो आप करोगे ही करोगे, साथ ही साथ उन एनसीईआरटी के टिक प्रश्नों को जरूर कर लेना, बाकी कुछ करो ना करो। और पूरी एनसीईआरटी मैंने बढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक वगैरह मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करें अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूं डेली, तो प्लीज़ आज के आज मुझे इसी वीडियो पे 1000 लाइक चाहिए और 200 कमेंट चाहिए। प्लीज़ कमेंट सबको करना है, शेयर सबको करना है, लाइक सबको करना है। बाकी हर प्रकार की वीडियो बना रखे हैं मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जय हिंद।